That started as one of the most important chapters, that is audit of banks. We will try to complete the whole chapter in one video only today only. Now, first of all, characteristics that make bank audit unique. इसमें कुछ इतना खास नहीं है, बट एक बार सिर्फ पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक बार था थोड़ा थोड़ा बहुत पूछा था एक अटेम्प्ट में। तो क्या है? कस्टडी ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ मॉनेटरी आइटम्स, लार्ज वॉल्यूम एंड वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शंस, वाइड नेटवर्क ऑफ geographically dispersed branches, assumption of significant commitments without any transfer of funds, then direct initiation and completion of transactions through internet banking, mobile banking, and branch banking, national and international settlements, and lot of regulatory requirements. Custody of large volume of transactions, large volume and variety of transactions, wide network of geographically dispersed branches, assumption of significant commitments without any transfer of funds, and direct initiation and completion of transactions through internet banking, mobile banking, and branch banking. नेशनल एंड इंटरनेशनल सेटलमेंट्स एंड लॉट ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो बैंक को यूनिक बनाती है वो है। नाउ, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अपन को पता है क्या क्या है। पहला तो एक्स गवर्निंग बैंक, एक्स गवर्निंग बैंकिंग ऑपरेशंस क्या क्या है। पहला तो कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013, पीएमएल एक्ट 2002, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट 1934, एसबीआई एक्ट 1955, आईटी एक्ट 2002। दूसरे कोई एक्ट अगर डालने हो तो फिर सरफेसी एक्ट 2002 है, सरफेसी एक्ट 2002, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005। तो कंपनी एक्ट 2013, पीएमएल 2002, बी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट 1934, एसबीआई एक्ट 1955, आईटी एक्ट 2002। ये हो गया एक्स गवर्निंग बैंकिंग ऑपरेशन। अब ऑथोरिटी अपॉइंटिंग ऑडिटर्स। ऑडिटर कौन होगा? अपना सीए प्लस सीओपीए होगा ऑडिटर, दूसरा कोई नहीं हो सकता। अब ऑथोरिटी अपॉइंटिंग ऑडिटर क्या क्या है? पहली, बैंकिंग, कोई भी बैंकिंग कंपनी से, बैंकिंग कंपनी में क्या क्या आती है? बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, तो जो भी है, तो उसके लिए क्या है? और 2 मिनट, तो उसमें बैंकिंग कंपनीज में एजीएम प्लस आरबीआई चाहिए। नेशनलाइज बैंक अपनी इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, तो उसमें नेशनलाइज, जो भी नेशनलाइज बैंक है उसमें, नेशनलाइज बैंक में बीओडी प्लस आरबीआई, बीओडी प्लस आरबीआई। अपने बैंकिंग कंपनी में एजीएम प्लस आरबीआई शेयर होल्डर्स के साथ। एसबीआई है तो सीएनएजी प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट, सीएनएजी प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट, सीएनएजी प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर रीजनल रूरल बैंक है तो कंसर्न ब्रांच प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इजी ऑथोरिटी अपॉइंटिंग ऑडिटर कौन कौन है? बैंकिंग कंपनी है, बैंकिंग कंपनी में एजीएम है, एजीएम प्लस आरबीआई, शेयर होल्डर्स प्लस आरबीआई। नेशनलाइज बैंक में बीओडी प्लस आरबीआई, फिर एसबीआई में कैग प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड इन रीजनल रूरल बैंक कंसर्न ब्रांच प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट। इजी आंसर है बैंकिंग कंपनी एजीएम प्लस आरबीआई, नेशनलाइज बैंक बीओडी प्लस आरबीआई, एसबीआई सीएजी प्लस सीजी, आरआरबी कंसर्न ब्रांच प्लस सीजी। हो गया। नाउ, स्कोप ऑफ असाइनमेंट ऑफ एस सी ए आईसीएफआर देगा, एलएफआर देगा, एसएलआर देगा, और एसएलआर पे जो भी उसकी कमेंट है वो देगा। ट्रेजरी ऑपरेशंस पे उसकी जो कमेंट्स है वो देगा। डीआईसीजीसी क्लेम्स, घोष कमेटी फ्रॉड एंड मेल प्रैक्टिसेस के लिए, जिलानी कमेटी इंटरनल कंट्रोल्स के लिए। ठीक है, उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ, कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या है? पहला, बैलेंस शीट एंड पीएनएल ट्रू एंड फेयर व्यू। बैलेंस शीट पीएनएल ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रही है कि नहीं। फिर एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री है, एक्सप्लेनेशन किस बात के? वेदर वेदर और नॉट द ट्रांजेक्शन विच हाउ द इन केस ऑडिटर हैड कॉल फॉर एनी एक्सप्लेनेशन। ऑडिटर ने कोई एक्सप्लेनेशन मांगा है तो वो मैनेजमेंट ने सेटिस्फैक्ट्री दिया है कि नहीं, उसकी बात है। फिर ट्रांजेक्शन विद इन द पावर्स ऑफ, ट्रांजेक्शन विद इन द पावर्स ऑफ, विद इन द पावर्स ऑफ बैंक है, तो जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो पावर्स ऑफ बैंक के विद इन है कि नहीं। फिर रिटर्न्स फ्रॉम ब्रांचेस एडिक्वेट है, जो भी रिटर्न्स अपन को मिल रहा है वो एडिक्वेट है कि नहीं। एंड एनी अदर मेथड, तो बैलेंस शीट एंड पीएनएल ट्रू एंड फेयर व्यू देता रहे कि नहीं। फिर एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं, एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं। ट्रांजेक्शन विद इन पावर्स ऑफ बैंक्स है कि नहीं। फिर रिटर्न फ्रॉम ब्रांचेस एडिक्वेट है कि नहीं। और कोई भी अदर मैटर है तो उस पे कंटेंट वो आ जाएगा। कंटेंट्स ऑफ ऑडिट वो 6 चीजें हैं: बैलेंस शीट, पीएनएल, एक्सप्लेनेशन, ट्रांजेक्शंस विद इन पावर्स ऑफ बैंक है, रिटर्न फ्रॉम ब्रांचेस एडिक्वेट है कि नहीं, एंड एनी अदर बैंक। अब इसमें नेशनलाइज बैंक रिपोर्ट टू सीजी करेगा, नेशनलाइज बैंक रिपोर्ट टू सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। रिपोर्टिंग नॉट एप्लीकेबल, रिपोर्टिंग नॉट एप्लीकेबल, रिपोर्टिंग नॉट एप्लीकेबल इफ नेशनलाइज बैंक, रिपोर्टिंग नॉट एप्लीकेबल इफ इट इज अ नेशनलाइज बैंक। रिपोर्टिंग एप्लीकेबल नहीं है अगर वो नेशनलाइज बैंक है तो। रिपोर्टिंग नॉट एप्लीकेबल इफ इट इज अ नेशनलाइज बैंक, रिपोर्टिंग नॉट एप्लीकेबल इफ इट इज अ नेशनलाइज्ड बैंक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बैंकिंग कंपनी में 143 सबसेक्शन 3 एंड 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज 1 लगेगा, एंड अदर मैटर्स रूल 11 में लग जाएगा। फिर कारो, कारो बैंकिंग में नहीं लगता और नेशनलाइज्ड बैंक पे भी कारो एप्लीकेबल नहीं है। ये डन हो गया।
नेशनलाइज बैंक रिपोर्ट टू सीजी करेगा, रिपोर्टिंग नॉट एप्लीकेबल इन नेशनलाइज्ड बैंक में वो ऊपर वाली रिपोर्टिंग एप्लीकेबल नहीं है। फिर बैंकिंग कंपनी क्या क्या रिपोर्ट करेगी, 143 सब्सेक्शन 3 में, 143 सब्सेक्शन 3 क्लॉज 1 में, अदर मैटर रूल 11 में तारो एप्लीकेबल नहीं है, दोनों में बैंकिंग नेशनलाइज्ड बैंक दोनों में तारो एप्लीकेबल नहीं है। अब एल एफ आर क्या है, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट क्या है, फॉर्म ऑफ क्वेश्चन में होता है, ब्रांच ऑडिटर्स अपने सेंट्रल ऑडिटर्स को भेजते हैं, कंसोलिडेशन बाई एसीबी, एसीबी को है, एसीबी ऑफ द बैंक, ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ द बैंक, और वो कमेंट्स आरबीआई को भेजेगी 60 डेज में, खत्म बात। एलएफआर उतना ही है, फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है बाय ब्रांच ऑडिटर्स टू सेंट्रल एंड कंसोलिडेशन बाय द सेंट्रल एंड कमेंट्स बाय आरबीआई इन 60 डेज, खत्म बात। तो ये अपना दो दो पार्ट खत्म हो गया, दैट्स इट। तो ये दो पार्ट हो गए। नाउ कंडक्टिंग बैंक ऑडिट में पहले स्टेजेस, स्टेजेस इन कंडक्टिंग अ बैंक ऑडिट, स्टेजेस इन कंडक्टिंग ऑडिट, बैंक ऑडिट, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। अब वो स्टेजेस क्या क्या है देख लेते हैं। पहला स्टेज इनिशियल कंसिडरेशन, सेकंड स्टेज अंडरस्टैंडिंग बिजनेस ऑपरेशंस, थर्ड रिस्क असेसमेंट, फोर्थ एग्जीक्यूशन एंड फिफ्थ रिपोर्टिंग। फिर इनिशियल कंसिडरेशन में क्या है, आदि आदि टेक केयर, आदि टेक केयर ऑफ द एंगेजमेंट टीम, आदि टेक केयर ऑफ द एंगेजमेंट टीम, आदि एक वजह एक्सेप्टेंस डी पे से डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस, इंडेटनेस अपनी बताएगा। फिर आई से इंटरनल असाइनमेंट्स इन बैंक ऑडिट, बैंक्स बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, टी टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, सी कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर्स एंड एंगेजमेंट टीम से एस्टैब्लिश एंगेजमेंट टीम। तो इनिशियल कंसिडरेशन में क्या करेगा, आदि टेक केयर ऑफ एंगेजमेंट टीम, आदि टेक केयर ऑफ एंगेजमेंट टीम क्या करेगा, ए से एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस, डी से डिक्लेरेशन ऑफ इंडेप्थनेस, आई से इंटरनल असाइनमेंट्स इन बैंक्स बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, टी से टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, सी से कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर्स, एंगेजमेंट टीम एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, आदि टेक केयर ऑफ इंग्लैंड टीम, खत्म बात। एंगेजमेंट टीम। फिर अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस ऑपरेशंस, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस ऑपरेशंस में पहले बैंक और उसके एनवायरनमेंट को अपन अंडरस्टैंड करेंगे, बैंक और उसके एनवायरनमेंट को अपन अंडरस्टैंड करेंगे, बैंक एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल, बैंक्स अकाउंटिंग प्रोसेस एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। उसके बैंक को और उसके एनवायरनमेंट को अपन पहले देखेंगे, फिर उसकी अकाउंटिंग प्रोसेस को देखेंगे, उसके रिस्क रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को देखेंगे। अब रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का पॉइंट खुलेगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में पॉइंट है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, आईएमएम ऑफ रिस्क कंट्रोल एक्टिविटीज, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज, रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। अब इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी में क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी अप्रूव बाय टीसीडब्ल्यूजी एंड पॉलिसीज कंसिस्टेंट विद स्ट्रेटजीज एंड ऑब्जेक्टिव्स। इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी अप्रूव्ड बाय टीसीडब्ल्यूजी, पॉलिसीज कंसिस्टेंट विद स्ट्रेटजीज एंड ऑब्जेक्टिव्स है कि नहीं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज शुड बी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज जो भी बनाई है वो टीसीडब्ल्यूजी ने अप्रूव की है कि नहीं, एंड द पॉलिसी शुड बी कंसिस्टेंट विद द स्ट्रेटजीज एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। फिर आईएमएम ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क दैट आर सिग्निफिकेंटली अफेक्टिव, सिग्निफिकेंटली अफेक्ट जो रिस्क करते हैं उसको आइडेंटिफाई करो, मॉनिटर और मेजर करो। फिर कंट्रोल एक्टिविटीज में क्या 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 आएगा, segregation of duties, verification of transactions, limits and exceptions। इसमें क्या है, banks must have control activities, banks must have appropriate controls, banks must have appropriate controls regarding क्या, segregation of duties, verification of transactions, limits and exceptions। फिर मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटीज, इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट यूनिट बनानी पड़ेगी, इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट यूनिट बनानी पड़ेगी जो रेगुलरली असेस करती रहेगी क्या, जो भी अपने मेजर एंड मैनेज रिस्क कर पा रहा है कि नहीं। फिर रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल ऑपरेशनल एंड कंप्लायंस रिपोर्टिंग चाहिए होगी। अब रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस फिर से एक बार, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, आईएमएम ऑफ रिस्क, कंट्रोल एक्टिविटीज, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज, रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी में क्या है, फिर रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी शुड बी अप्रूव्ड बाय टीसीडब्ल्यूजी and it should be in consistent with strategies and objectives। IMM of risks, it should be significantly affecting जो भी रिस्क significantly affect करते हैं उसको आइडेंटिफाई करो, मेजर करो और मॉनिटर करो। फिर कंट्रोल एक्टिविटीज रिगार्डिंग एसओडी, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन लिमिट्स एंड एक्सेप्शंस, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज, IRMUE, इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट यूनिट बनानी पड़ेगी जो रेगुलरली असेस करती रहेगी, रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल ऑपरेशनल एंड कंप्लायंस रिपोर्ट्स। वो हो गया रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, सेकंड स्टेज हो गया। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कुछ नहीं है, रिस्क असेसमेंट, टाइम पास है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ फ्रॉड, स्पेसिफिक रिस्क, एग्जीक्यूशन में एंगेजमेंट इन डिस्कशन, रिपोर्टिंग, टाइम पास चलेगा।
नीड फॉर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन ऑफ बैंक्स। अब बैंक में स्पेशल ऑडिट रिक्वायरमेंट क्यों आती है? बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर नेचर ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व, बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते रहते हैं उसमें पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिस्क रहता है, इसलिए इसमें ज्यादा ज्यादा माथा बच्ची होती है। फिर वॉल्यूमनस स्केल ऑफ ऑपरेशन, बहुत ज्यादा स्केल ऑफ ऑपरेशन है। फिर आईटी डिपेंडेंस है, क्योंकि आईटी डिपेंडेंस क्या है, बहुत ज्यादा अपन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरनेट को यूज करना चालू कर दिया है, सो आईटी डिपेंडेंस ज्यादा हो गई है। एंड स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन, बहुत सारे स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, और हर दिन नए नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आते रहते हैं। तो इसमें क्या है, नीड फॉर स्पेशल ऑडिट इंस्टीट्यूशंस इन ऑडिट ऑफ बैंक्स क्या है, पर्टिकुलर नेचर ऑफ रिस्क इन्वॉल्विंग फाइनेंशियल रिस्क, वॉल्यूमनस स्केल ऑफ ऑपरेशंस, बहुत ज्यादा वॉल्यूमनस स्केल है। फिर आईटी डिपेंडेंस ज्यादा है, स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है। फिर न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, हर दिन नए नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आते रहते हैं मार्केट में। तो ये हो गया स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशंस इन ऑडिट ऑफ बैंक्स। नाउ स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशंस इन सीआईएस एनवायरनमेंट। सीआईएस एनवायरनमेंट में क्या क्या चाहिए? इन्फॉर्मेशन टू बी शेयर बाय बैंक्स। अब अगर कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आई है तो क्या क्या बैंक मैनेजमेंट को, ऑडिटर को क्या देनी पड़ेगी? तो इसका आंसर है ABCDE MI, ABCDE MI, अकाउंटिंग मैनुअल्स एंड अकाउंटिंग एंट्रीज, अकाउंटिंग मैनुअल्स एंड अकाउंटिंग एंट्रीज। बी पे से बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान्स, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान्स एंड डिजास्टर वाला कुछ है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान्स एंड डिजास्टर कंट्रोल प्लान्स। फिर सी पे से की एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग अकाउंट हेज एंड एक्सपेंस बुकिंग एंड ई बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग। फिर डेटा का प्रोसेसिंग, इंटरफेस, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, ये 4 पॉइंट अलग अलग है, डेटा प्रोसेसिंग एंड डेटा इंटरफेस, डेटा इंटीग्रिटी एंड डेटा सिक्योरिटी। ये बात खत्म। फिर ई पे से एक्सेप्शन रिपोर्ट, एम पे से MIS रिपोर्ट्स देनी पड़ेगी, एंड आई पे से ओवरऑल आईटी पॉलिसी दिखा दो। तो ABCDE MI, ए पे से अकाउंटिंग मैनुअल्स एंड अकाउंटिंग एंट्रीज जो भी है वो प्रॉपर हुई कि नहीं। बी पे से बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान्स, सी पे से कंट्रोल्स ओवर द की एस्पेक्ट्स लाइक अकाउंट्स एंड एक्सपेंस बुकिंग्स, ई पे से ई बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग प्रॉपर हुई है कि नहीं। डी पे से डेटा प्रोसेसिंग, इंटरफेस, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी प्रॉपर हुआ है कि नहीं। ई पे से एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, एम पे से MIS रिपोर्ट्स, आई पे से ओवरऑल आईटी पॉलिसी। दिस वाज डन इंफॉर्मेशन आईटी, इंफॉर्मेशन टू बी शेयर्ड, रिव्यू ऑफ आईटी एनवायरनमेंट। भाई वो करता रहे, हेड ऑफिस करता रहेगा, चलेगा। अब की सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स दैट एन ऑडिटर नीड टू कंसीडर। की सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स, इसमें अपन ने 6 पॉइंट याद रखा है। 9 पॉइंट है, 3 थोड़ा स्किप किया है क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहे थे, तो अपन 6 ही प्रॉपर याद करेंगे। तो डेटा ऑथराइज, एक्यूरेट एंड कंप्लीट होना चाहिए। जो भी डेटा सी की सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स है, अब ये तो कोई भी बिजनेस में सब में सेम ही लगेगा। तो डेटा ऑथराइज, एक्यूरेट एंड कंप्लीट प्रॉपर होना चाहिए। अगर जो कोई फेलियर हो तो सिस्टम रिस्टार्ट हो जाए विदाउट डिस्ट्रॉशन, कोई भी डिस्ट्रॉशन वगैरह सिस्टम फटाफट रिकवर थे जो चाहिए। सो इन केस ऑफ द फेलियर सिस्टम रिस्टार्ट विदाउट डिस्ट्रॉशन, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट्स, कोई भी अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट्स नहीं होने चाहिए। फिर एक्सेस कंट्रोल्स शुड बी मैचिंग विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। જે બી એક્સેસ કંટ્રોલ્સ આપે છે તે પ્રોપર રિસ્પોન્સિબિલિટી જેની છે તેના પ્રમાણે જ આપે છે કે નહીં. એસઓડી ગ્રાंटिंग द एक्सेस सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल ग्रांटिंग एक्सेस। तो जब भी एक्सेस किसी को दे तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी माइंड में रखें। एंड एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग्स वेरीफाई ऑन डेली बेसिस, जो भी एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन हो रहा है वो हर हर रोज हर रोज उसका वेरिफिकेशन होता रहे। तो 6 पॉइंट इजी है। डेटा शुड बी ऑथराइज्ड, एक्यूरेट एंड कंप्लीट। In case of failure, system restarts without distortion. Prevent unauthorized amendments. Access control should be matched with responsibilities. Access control should be matched with the responsibilities. Segregation of duties. Segregation of duties should be kept in mind while granting the access. Exceptional transaction reports should be verified on the daily basis. अब रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, ठीक है, उतना कुछ नहीं है, डन बाय सेंट्रल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट हेडेड बाय चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव, ये डन है। सो सेकेंड होल पॉइंट इज डन। अब इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स के लिए ना पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो आई विल लिंक इट डाउन। तो वो पूरा ये पूरा जो है ना वो एकदम प्रॉपर तरीके से 22-23 मिनट का वीडियो बना हुआ ही है, तो उसमें से देख लेना, वो खत्म है। तो ये भी डन। थर्ड पॉइंट, इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर इन बैंक भी डन हो गया। नाउ वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स करेंगे अपन, ये पूरा हो गया। नाउ वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन एंड रिव्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। इसमें क्या करेंगे, फॉलो द आरबीआई गाइडलाइंस, फॉलो द आरबीआई गाइडलाइंस रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज में कुछ नहीं है। नाउ सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शंस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
तो मेंटेन सेपरेट अकाउंट फॉर ओन इन्वेस्टमेंट अकाउंट पीएमएस एंड अदर कंस्टिट्यूएंट्स एज पर आरबीआई गाइडलाइंस पीएमएस टू बी ऑडिटेड सेपरेटली बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर। ये थोड़ा ध्यान रखना कि सेपरेट अकाउंट फॉर ओन इन्वेस्टमेंट अकाउंट पीएमएस अकाउंट्स। पीएमएस अकाउंट्स क्या है? पीएमएस अकाउंट्स, पीएमएस क्लाइंट्स अकाउंट्स एंड ऑन बिहाफ ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड एज पर आरबीआई गाइडलाइंस पीएमएस शुड बी सेपरेटली पीएमएस टू बी ऑडिटेड सेपरेटली पीएमएस टू बी ऑडिटेड सेपरेटली। तो ये हो गया। नाउ एग्जामिनेशन ऑफ रिकंसिलिएशन चलेगा, कुछ है नहीं उतना। रिकंसिलिएशन को एग्जामिन करते रहो। फिर एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में क्या है चलेगा? इन्वेस्टमेंट्स मेड विद इन अथॉरिटी है ना, ट्रांजेक्शन्स प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड किए है कि नहीं। फिर फिजिकल वेरिफिकेशन में फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम क्या पॉइंट्स ध्यान रखेंगे वो है अपन पढ़ लेते हैं ये प्रॉपर्ली। इन्वेस्टमेंट स्क्रिप्ट्स फिजिकली वेरीफाई एट द एंड ऑफ द बैलेंस शीट। जो भी बैलेंस शीट के एंड में है उसको अपन को फिजिकली जाके वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई द इन्वेस्टमेंट्स विद पब्लिक डेट ऑफिसर, कस्टोडियन, डिपोजिटरी, इंडिपेंडेंट बैलेंस कंफर्मेशन। और अगर इंडिपेंडेंट बैलेंस कंफर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो ई कुबेर से जाके ले लो। बीआर बीआर बैंक रिसिप्ट विद कंफर्म विद काउंटर पार्टी बैंक, outstanding unduly extended written representation with her reasons and held in name of nominees, verify the proper transfer deeds and undertaking that the whole securities on behalf of the bank। तो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या करेंगे? पहले तो इन्वेस्टमेंट स्क्रिप्ट्स फिजिकल कस्टडी और फिजिकली एट द एंड ऑफ द बैलेंस शीट अपने पास है कि नहीं। तो इन्वेस्टमेंट स्क्रिप्ट्स शुड बी फिजिकली एट द एंड ऑफ द बैलेंस शीट, वो वेरीफाई करो। वेरीफाई इन्वेस्टमेंट्स विद पीडीओ, पब्लिक डेटा ऑफिस ऑफ आरबीआई, कस्टडियंस, डिपॉजिटरी, ये इंडिपेंडेंट बैलेंस कंफर्मेशन करो। अगर वो नहीं मिल रहा तो इक्यूबेर पे जाके अपन कर लेंगे। फिर बैंक रिसिप्ट्स बीआर इश्यूड बाय द अदर बैंक्स, काउंटर पार्टी बैंक्स, तो उससे कंफर्म कर लो। तो इन्वेस्टमेंट है तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट के व्यू पॉइंट से जा। अब इसमें तो बहुत टाइम नहीं लगा सकता। पहले तो इन्वेस्टमेंट स्क्रिप्ट्स फिजिकली एट द एंड ऑफ द बैलेंस शीट प्रॉपर है कि नहीं। वेरीफाई इन्वेस्टमेंट विद पीडीओ, कस्टोडियन, डिपॉजिटरी, इंडिपेंडेंट बैलेंस कंफर्मेशन ले ले। अगर वो नहीं अवेलेबल हो रहा है तो ई कुबेर से ले ले। फिर बैंक रिसिप्ट्स कंफर्म विद काउंटर पार्टी बैंक्स, आउटस्टैंडिंग अनड्यूली एक्सटेंडेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन विद रीजंस हेल्ड इन नेम्स ऑफ नॉमिनी, वेरीफाई द प्रॉपर ट्रांसफर डेट्स एंड अंडरटेकिंग दैट द होल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक। बस इतना ही है। फिर एग्जामिनेशन ऑफ वैल्यूएशन ये ऊपर वाला फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया। नाउ एग्जामिनेशन ऑफ वैल्यूएशन। अब अकाउंटिंग में तीन चार पॉइंट है वैल्यूएशन के। तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग अप्रोप्रिएट यूज हुई है। प्रॉपर सिस्टम इज देयर फॉर रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट्स, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्ली अकाउंटेड, प्रॉफिट और लॉस ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड, प्रॉपर्ली अकाउंटेड। तो ये क्या है? एकदम इजी पॉइंट है। अकाउंटिंग के चार पॉइंट है, अकाउंटिंग के ही चार पॉइंट है। एग्जामिनेशन ऑफ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन अपन को चेक करनी है। तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग प्रॉपर यूज कर रहा है ना भाई, जो भी इन्वेस्ट अपन बैंक का ऑडिट करने जा रहा है तो वहां पे मेथड ऑफ अकाउंटिंग प्रॉपर है। फिर प्रॉपर सिस्टम टू रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनेंस टीडीएस सर्टिफिकेट। अगर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉपर्ली अकाउंट हुई है। प्रॉफिट और लॉस सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से हुआ है तो वो प्रॉपर्ली अकाउंट हुआ है। फिर क्लासिफाइड इन थ्री कैटेगरीज, क्लासिफाइड, एचटीएम, अवेलेबल फॉर सेल, और वो सब में प्रॉपर्ली कैटेगराइज हुआ है कि नहीं। फिर एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स इफ एनी चेंज इन मेथड ऑफ वैल्यूएशन, अगर मेथड चेंज हुई है वैल्यूएशन की तो एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिए है कि नहीं। अगर एनपीआई है, एनपीआई नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट है तो वेरीफाई इफ क्लासिफाइड एज एनपीआई, नो रिकॉग्निशन ऑफ इनकम एंड प्रोविजंस, अगर प्रोविजन है तो उसका डेप्रिसिएशन दिया गया कि नहीं। तो verify that investments are classified as non-performing investments as per applicable RBI guidelines. Non-performing investments are those where principal, in such cases, banks are not to reckon income or securities and are required to make provision, and also a provision for depreciation बना है कि नहीं। फिर compliance with RBI guidelines। now examination of class, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, ये दोनों से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या करना है? इन्वेस्टमेंट स्क्रिप्ट को फिजिकली वेरीफाई करना है एट द एंड ऑफ द बैलेंस शीट। वेरीफाई इन्वेस्टमेंट्स विद पीडीओ, कस्टोडियन एंड डिपॉजिटरी, इंडिपेंडेंट बैलेंस इन्फॉर्मेशन मांग लो। फिर इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन नॉट अवेलेबल है तो ई कुबेर पे जाके ले लो। फिर बैंक रिसिप्ट का कंफर्म विद काउंटर पार्टी बैंक्स, आउटस्टैंडिंग अनड्यूली एक्सटेंडेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन विद रीजंस, हाल इन नेम्स ऑफ नॉमिनी, अगर वो जो इन्वेस्टमेंट है वो नॉमिनी के नाम पे है तो उसको वेरीफाई करो कि प्रॉपर ट्रांसफर डीड्स है कि नहीं। एंड अंडरटेकिंग दैट द होल सिक्योरिटीज, उन दूसरे लोग से भाई अंडरटेकिंग लेके भाई तू होल्ड कर रहा है ना अपने नाम पे। देन एग्जामिनेशन ऑफ वैल्यूएशन, मेथड ऑफ अकाउंटिंग अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। प्रॉपर सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ टीडीएस सिक्योरिटीज, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्ली अकाउंटेड, प्रॉफिट और लॉस सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर्ली अकाउंटेड। फिर क्लासिफाई अंडर थ्री कैटेगरीज, एडिक्वेट डिस्क्लोजर इफ एनी चेंज इन मेथड ऑफ वैल्यूएशन,
Non-performing investment है तो verify and if classified as NPA, no recognition of income and provision of depreciation should be provided. Compliance with the RBI guidelines. Now, examination of classification and shifting. Classification and shifting का क्या है? पहले तो देखो कि क्लासिफाई किया गया कि नहीं कि एच टी एम एच एफ टी एंड ए एफ एस में। तो एच टी एम एच एफ टी एंड ए एफ एस क्या है? हेल्ड टू मैच्योरिटी, हेल्ड फॉर ट्रेड एंड AFS अवेलेबल फॉर सेल। तो उसमें क्लासिफाई किया गया नहीं। अगर शिफ्टिंग फ्रॉम AFS अवेलेबल फॉर सेल टू हेल्ड टिल मैच्योरिटी हो रहा है तो अप्रूव्ड बाय BOD हो रहा है। नाउ स्पेशल पर्पस सर्टिफिकेट। स्पेशल पर्पस सर्टिफिकेट में क्या है? सर्टिफिकेट ऑन रिकंसिलिएशन ऑफ सिक्योरिटीज बाय बैंक, सर्टिफिकेट ऑन कंप्लायंस बाय बैंक इन की एरियाज ऑफ प्रूडेंशियल एंड अदर गाइडेंस। वो चलेगा, कुछ नहीं है। अ, ये रह गया एक पॉइंट नीचे का, लास्ट पॉइंट रह गया है इनकम रिकग्निशन। इनकम रिकग्निशन अगर परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट है तो ओवरऑल बेसिस पे इनकम ऑन इनकम ऑन नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट है तो रियलाइजेशन बेसिस, जब रियलाइज होगा तब अकाउंट करेंगे, तब इनकम रिकग्नाइज करेंगे। फिर गवर्नमेंट गवर्नेंस इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट गारंटीड तो अक्रूवल, इंटरेस्ट नॉट गारंटीड नो अक्रूवल। डिविडेंड्स अक्रूवल बेसिस पे अगर डिक्लेयर्ड इन AGM है तो, एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑन कैश बेसिस। परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट अक्रूवल बेसिस, इनकम ऑन एनपीए रियलाइजेशन बेसिस। Government governance, interest and repayment guaranteed, accrual basis, interest not guaranteed, no accrual, dividends accrual if declared in AGM, units of mutual funds, cash basis. Then income recognition norms done हो गए। तो वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। Now we'll start with verification of advances, the fifth topic, verification of advances। उसमें तो बहुत सारे पॉइंट है। पहला सादा सादा ऑडिट अप्रोच कर लेते हैं। तो ऑडिट अप्रोच में क्या है? ये अपना इंटर वाला है। एग्जिस्टेंस, राइट्स, ओनरशिप, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन। एग्जिस्टेंस ऑफ एडवांसेस आउटस्टैंडिंग एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट, राइट्स ऑफ अमाउंट ड्यू, राइट्स ऑफ द अमाउंट्स ड्यू टू द बैंक, ओनरशिप ऑफ एडवांसेस सपोर्टेड बाय लोन डॉक्यूमेंट्स, कंप्लीटनेस नो अनरिकॉर्डेड एडवांसेस होने चाहिए। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन अप्रोप्रिएट एंड प्रॉपर्ली अप्लाइड होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोज एंड क्लासिफाइड होनी चाहिए। एग्जिस्टेंस, एडवांसेस एग्जिस्टेंस जो भी आउटस्टैंडिंग है वो प्रॉपर्ली होनी चाहिए। अमाउंट ड्यू टू द राइट्स, अमाउंट ड्यू टू बैंक। ओनरशिप क्या है? एडवांसेस सपोर्टेड बाय लोन डॉक्यूमेंट्स, कंप्लीटनेस नो अनरिकॉर्डेड एडवांसेस होने चाहिए। वैल्यूएशन अप्रोप्रिएट एंड प्रॉपर्ली अप्लाइड होनी चाहिए। एंड प्रेजेंटेशन डिस्क्लोज एंड क्लासिफाइड प्रॉपर्ली होने चाहिए। नो जनरल ऑडिट प्रोसीजर। जनरल ऑडिट प्रोसीजर क्या है? जनरल ऑडिट प्रोसीजर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर है। फिर एग्जामिनेशन ऑफ रिकवरेबिलिटी है। तो पहले जनरल ऑडिट प्रोसीजर कर लेते हैं। हाँ, जनरल हाँ, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर में क्या है? कुछ इतना खास नहीं है तो फटाफट जाता है। चेक द करेक्टनेस ऑफ मास्टर डेटा, ईच कस्टमर टैग नंबर, वन सिग्नल, कस्टमर आईडी, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया है कि नहीं, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ इंटरेस्ट। लार्ज एडवांसेस है तो सभी को चेक करना। स्मॉल एडवांसेस है तो सैंपल बेसिस पे एग्जामिन द प्रॉब्लम अकाउंट्स, एग्जामिन क्विक और मॉडल डेटी अकाउंट्स, अकाउंट्स एडवर्सली कमेंटेड, कॉन्करेंट ऑडिटर्स, अगर कोई भी अकाउंट एडवर्सली कमेंट किया है तो वो, एंड लिस्ट ऑफ रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स। तो ये ठीक है, रीड ओनली आंसर, कुछ इतना खास का नहीं है। नाउ examination of recoverability, review periodic statements, the periodic statement, data financial statements, and inspection of security and auditors report borrowers have credit limits more than 10 lakhs। अब ये क्या है? examination of recoverability, review periodic statements submitted by the borrowers indicating the extent of compliance with terms and conditions, review latest financial statement of borrowers, review reports by inspection। तो ये ठीक है, उसका रिकवरेबल हो रहा है कि नहीं एडवांसेस, तो वही देखना है ना। ऑडिट प्रोसीजर इन स्पेशल केस, अब ये यहाँ से पूरा इंपॉर्टेंट शुरू हो जाएगा ना। असेट क्लासिफिकेशन में क्या है? तो 8 पॉइंट है। तो डेट ऑफ एनपीए कैलकुलेट कब हो रही है? थ्रू CBS, सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम से हो रही है। CBS सेंट्रलाइज कोर बैंकिंग सिस्टम, सेंट्रलाइज का कोर बैंकिंग, डेट ऑफ एनपीए कोर बैंकिंग सिस्टम से कैलकुलेट हो रही है विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है और वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। सो डेट ऑफ एनपीए थ्रू कोर बैंकिंग सिस्टम विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन एंड इट इज ऑनगोइंग प्रोसेस। appropriateness of classification to find the threat of recovery, जो भी अपने क्लासिफाई कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं तो, और उसको उसकी जो थ्रेट है रिकवरी की तो वो उसको फाइंड कर लो। सो अप्रोप्रिएटनेस ऑफ क्लासिफिकेशन टू फाइंड द थ्रेट ऑफ रिकवरी। नाउ क्लासिफिकेशन एज पर द पोजीशन ऑन द डेट, क्लासिफिकेशन शुड बी एज पर द पोजीशन, बैलेंस शीट डेट में जो पोजीशन है उसके हिसाब से, उस हिसाब से होनी चाहिए। सो क्लासिफिकेशन शुड बी बेस्ड एज पर द पोजीशन ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। नाउ consultative advice is a classification should be based on the record of individual bank members,
segregation of secured and unsecured portion of advances, review and compare date of NPA in current year statements with the previous year statements and reasons of any changes to be ascertained. Uh, Accounting has inherent weakness to make it regular. Credits have been made near balance sheet date, classified as NPA. If account regularized through genuine sources, don't classify NPA. बस उतना ही है। सब्सटेंस का फॉर्म देख लो। अगर बैलेंस शीट डेट के पास में अगर आके कुछ मेथी मारी अकाउंट में, तो भाई उसको एनपीए करो भाई, क्रेडिट सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखो। पर अगर रेगुलराइज प्रॉपर जेन्युइन रीजन से किया है तो ठीक है। अगर सब्सिक्वेंट टू रीपेमेंट फिर से बैंक से उसको उसको ही फंड देती है, तो भाई चेक करोगे भाई रीपेमेंट जो करा है वो जेन्युइन सोर्सेस से किया गया था कि नहीं। तो फिर से एक बार, डेट ऑफ एनपीए, असेट क्लासिफिकेशन, मतलब जब असेट क्लासिफाई करते हैं तब क्या अपन देखना है, वो यही है कि डेट ऑफ एनपीए थ्रू कोर बैंकिंग सिस्टम विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन ऑनगोइंग प्रोसेस होनी चाहिए। फिर appropriateness of classification to find the threat of recovery, classification should be as per the position of the date। कंजर्वेटिव एडवांसेस है तो क्लासिफिकेशन should be based on record of individual bank members। segregation of secured or unsecured portion of advances, review and compare date of NPA in current year statements with previous year statements and the reasons of any changes to be ascertained। फिर account has account में अगर inherent weaknesses है, so to make it regular, credits have been made near balance sheet date, classified as NPA। और अगर regularized through genuine sources है तो भाई don't classify as NPA, खत्म बात। Subsequent to repayment, banks provided further funds, check whether repayment was done from genuine sources or not। अगर बाद में repayment कर दिया है तो चेक कर लेना अगर भाई genuine source से किया है कि नहीं, बस वही है। तो ये हो गया असेट क्लासिफिकेशन का। अब ड्राइंग पावर कैलकुलेशन में क्या है, अपन डीपी ड्राइंग पावर, जो ड्राइंग पावर कैलकुलेट करते हैं। सो ड्राइंग पावर कैलकुलेटेड एज पर बीओडी गाइडलाइंस, जो भी बीओडी ने गाइडलाइंस दिए उसके हिसाब से अपन ने ड्राइंग पावर निकाल लिया ना। एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड स्टॉक्स कवर्ड अंडर एलसी एंड गारंटीज, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड गारंटी शुड बी गिवन ड्यू कंसिडरेशन। तो जो भी अपना सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड स्टॉक्स कवर्ड अंडर एलसी एंड गारंटीज है उसको ड्यू कंसिडरेशन दिया है कि नहीं। कंडक्टेड स्टॉक ऑडिट कंडक्ट किए गए कि नहीं। स्पेशल फोकस ऑन द वर्किंग कैपिटल एडवांसेस टू कंस्ट्रक्शन बिजनेस। ड्राइंग पावर कैलकुलेट करते वक्त क्या क्या ध्यान रखना है, तो डीपी जो भी ड्राइंग पावर है अपनी वो बीओडी के गाइडलाइंस के हिसाब से कैलकुलेट हुई कि नहीं। सेकेंड, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड स्टॉक्स कवर्ड अंडर एलसी एंड गारंटीज शुड बी गिवन ड्यू कंसिडरेशन। कंडक्टेड स्टॉक ऑडिट कंडक्ट हुई कि नहीं। Then special focus should be given to the working capital advances to construction business। जो भी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में वर्किंग कैपिटल है उसको अपन स्पेशल फोकस देंगे। फिर टेम्पररी डिफरेंसेस, अगर कोई टेम्पररी डिफरेंस है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डीपी है, बैलेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सीडिंग द लिमिट्स, नॉन रिन्यूअल ऑफ लिमिट्स ऑन ड्यू डेट, they are temporary difference, so don't classify it directly as NPA। Stock statements not to be older than 3 months। if stock statements are more than 3 months तो irregular है। तो टेम्पररी डिफरेंस है, तो ये तीन जो है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ड्राइंग पावर है, बैलेंस आउटस्टैंडिंग एक्सीडिंग द लिमिट्स, नॉन रिन्यूअल ऑफ लिमिट्स ऑन ड्यू डेट, तो वो टेम्पररी डिफरेंस है, तो डायरेक्टली उसको एनपीए क्लासीफाई नहीं करो। बट अगर स्टॉक स्टेटमेंट्स नॉट टू बी ओल्डर देन 3 मंथ्स, अगर स्टॉक स्टेटमेंट्स ओल्डर देन 3 मंथ्स है तो वो इरेग्युलर है, टेम्पररी डिफरेंसेस आ गया। फिर लिमिट्स नॉट रिव्यूड में क्या क्या पॉइंट है, क्लासिफाई एज एनपीए इफ नॉट रिव्यूड विद इन 180 days of due date in case of regular accounts and date in case of ad hoc accounts। ad hoc sanctions not done on repetitive basis, जो भी ad hoc sanctions है वो repetitive basis पे नहीं किए गए हैं। now asset classification to be borrow wise and not the facility wise। so all facilities to be treated as NPA if a particular facility has become irregular। debits arising out of development of LC and invoked guarantees। तो ये वही है कि भाई अगर एक फैसिलिटी में उसने कांड किया है तो सब में कांड किया गया है, ऐसा ही माना जाएगा ना। गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस इसमें क्या है, सीजी सीजी का है। अगर सीजी का है तो क्लासिफिकेशन में क्या है, गारंटी इन्वॉक्स इन गवर्नमेंट रेप्यूटेड। भाई गारंटी इन्वोक हुई पर गवर्नमेंट ना बोल दी कि मैं नहीं दूंगा इसका इसका पैसा नहीं दूंगा, तो उसको एनपीए में क्लासिफाई करो, अदरवाइज इट इज नॉट एनपीए। दिस इज नॉट फॉर इनकम रिकग्निशन, ये फिर ये सिर्फ एडवांस क्लासिफिकेशन के लिए है, इनकम रिकग्निशन के लिए नहीं है। और स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी कुछ है, गवर्नमेंट एडवांस है, गवर्नमेंट गारंटेड एडवांसेस है, तो नॉर्मल वेज 90 days वाला जो अपन का एनपीए वाला कैलकुलेशन है वो। नाउ एग्रीकल्चर एडवांसेस, उसमें वो क्रॉप वाला आएगा। एनपीए नॉर्म्स डिटरमाइंड बाय क्रॉप सीजन, नॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑल डायरेक्ट agricultural advances listed in master circular other than priority sector। identification of NPA same as non
Agricultural advances classify NPA if interest or principal overdue, two crop season in case of short duration crop, and one crop season in case of long duration crops, crop duration longer than 1 year. Now provisioning standard towards standard assets, ठीक है वो. फिर restructured advances include modification of terms and advances. RBI has given revised guidelines for the audit, how the auditor should verify them, and cannot restructure with retrospective effect. Retrospective effect देके restructuring नहीं कर सकते. These accounts are intrinsically weak. So if provision is necessary to create, provision is necessary, then created, and on restructuring accounts will be downgraded from standard to substandard, and NPA will remain as NPA. तो ऊपर से नीचे आ जाएंगे रिस्ट्रक्चर में. रिस्ट्रक्चर में क्या इंक्लूड्स मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एडवांसेस. जो भी अपन अगर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो वो आएगा. आरबीआई हैज गिवन रिवाइज गाइडलाइंस, तो इसके ऊपर आरबीआई ने अपने गाइडलाइंस दिए हैं. एंड कैनॉट रिस्ट्रक्चर विथ रेट्रोस्पेक्टिव है. रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देके उसमें चेंजेस नहीं कर सकते. एंड ऑन रिस्ट्रक्चरिंग अगर जब भी ये रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे तब अकाउंट विल बी डाउनग्रेडेड फ्रॉम स्टैंडर्ड टू सबस्टैंडर्ड, एंड एनपीए विल रिमेन एज एनपीए ओनली. नाउ अपग्रेडेशन ऑफ अकाउंट्स में कुछ उतना खास नहीं है ये. अब थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा वेरिफिकेशन ऑफ सेल और परचेज ऑफ एनपीए. ये थोड़ा बड़ा है तो धीरे धीरे खोलेंगे. तो पहले तो जनरल वेरिफिकेशन पॉइंट. जनरल वेरिफिकेशन पॉइंट, जनरल ऑडिटर शुड एग्जामिन द फॉलोइंग. तो जब भी सेल और परचेज ऑफ एनपीए हुआ, नॉन परफॉर्मिंग असेट को अपन ने सेल या परचेज किया, तो क्या है पहला तो जनरल जनरल प्रोसेस है. तो बीओडी, पॉलिसी लेड बाय बीओडी. अब सेल सेल क्या है, एनपीए शुड बी सोल्ड एटलीस्ट आफ्टर 2 years ऑफ होल्डिंग. सोल्ड ऑन विदाउट रिकोर्स बेसिस. रिकोर्स बेसिस क्या कि भाई मैंने तुझे बेचा फिर से तू मुझे बेचना, ये नहीं होना चाहिए. डज नॉट अज्यूम लीगल ऑपरेशनल रिस्क, एंड ऑन कैश बेसिस ओनली. जो भी ये हो रहा है वो कैश बेसिस पे ही सेल होना चाहिए. एनपीए सोल्ड should be on cash basis. NPA has been sold at cash basis only. Under no circumstances, NPA can be sold to another bank at a contingent price. The entire sale consideration has to be received on upfront basis. जो भी सेल कर रहा है वो कैश बेसिस पे, अपफ्रंट बेसिस पे ही मिलना चाहिए. तो पहले बीओडी बीओडी में जो भी पॉलिसी बनाई है वो चेक करो. फिर एटलीस्ट 2 years होल्ड किया है कि नहीं सेल से पहले वो देखो. फिर सोल्ड ऑन विदाउट रिकोर्स बेसिस है. डज नॉट अज्यूम लीगल ऑपरेशनल रिस्क, ऑन कैश बेसिस ओनली ही होना चाहिए. फिर परचेज कैनॉट परचेज विच इज दैट ओरिजिनली सोल्ड. मतलब जो उसने पहले से बेच दिया था वो फिर से परचेज नहीं कर सकते. एंड परचेसिंग बैंक हैव टू होल्ड फॉर 15 months फ्रॉम द डेट ऑफ परचेसिंग बिफोर सेलिंग. मतलब उसको 15 महीने तक तो जिसने भी परचेज किया उसको 15 महीने तक तो अपने पास ही रखना पड़ेगा, फिर ही वो मार्केट में जाके सेल कर पाएगा. तो ये जनरल पॉइंट है. जनरल पॉइंट्स क्या क्या है, पॉलिसी लेड बाय बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो भी पॉलिसी लेड डाउन की है वो. फिर एनपीए सोल्ड एटलीस्ट 2 years होल्डिंग होल्ड करना चाहिए विदाउट रिकोर्स बेसिस. सोल्ड ऑन विदाउट रिकोर्स बेसिस. डज नॉट अज्यूम लीगल ऑपरेशनल रिस्क, एंड ऑन कैश बेसिस ओनली. परचेज के टाइम पे कैनॉट परचेज विच इज ओरिजिनली सोल्ड. जो उसने ओरिजिनली सोल्ड कर दिया था वो खुद से फिर परचेज नहीं कर सकता. परचेसिंग में हाउ टू होल्ड फॉर एटलीस्ट 15 months. बस उतना ही पॉइंट है. नाउ एडिशनल पॉइंट्स इन केस ऑफ सेल ऑफ एनपीए. if NPA is removed from books of accounts, NPA should be removed from books of accounts. NPA should be removed from books of accounts. ये पहला पॉइंट हो गया. If sale price is less than the net book value, sale price is less than the net book value, तो shortfall debited to P&L. If sale price is more than the net book value, not to reverse, to be utilized to meet the shortfall or loss on the account. बस उतना ही पॉइंट है. अगर सेल कर दिया प्रोविजन नहीं, प्रोविजन नॉट टू बी रिवर्स, प्रोविजन में नहीं जाएगा. रिवर क्या है, इफ द सेल इज फॉर हायर वैल्यू द एक्सेस प्रोविजन शैल नॉट बी रिवर्स. जो भी एक्सेस प्रोविजन है वो रिवर्स नहीं होगा, बट इट शैल बी यूटिलाइज टू मीट द शॉर्टफॉल और लॉस ऑन अकाउंट ऑफ सेल. एंड वो सेकंड वाला क्या पॉइंट है, इफ द सेल इज एट अ प्राइस बिलो द नेट बुक वैल्यू द शॉर्टफॉल शुड बी डेबिटेड तो पीएनएल अकाउंट. जो भी लॉस हुआ वो पीएनएल में डेबिट कर दो. एंड सेल प्राइस मोर देन एनबीवी, तो प्रोविजन नहीं बनाया, प्रोविजन को रिवर्स नहीं करना, बट टू बी यूटिलाइज टू मीट द शॉर्टफॉल और लॉस ऑन द अकाउंट, मतलब पीएनएल में लेके जाना है. एडिशनल पॉइंट्स इन केस ऑफ परचेज ऑफ अकाउंट. परचेज में क्या है, एनपीए परचेज कैन बी क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग फॉर 90 days. मतलब अगर किसी ने एनपीए परचेज किया तो 90 days तक वो उसकी बुक में तो स्टैंडर्ड ही रहेगा. फिर any recovery set off against the acquisition cost. Then after the profit recognized and the for the purpose of capital adequacy 100% risk weights दे देना है. उसमें कुछ जोड़ जाड़ नहीं करना. जो भी कैपिटल एडिक्वेसी में 100% रिस्क वेट देना है टू द एनपीएस परचेज. और जो भी एक्विजिशन सेट ऑफ अगेंस्ट द एक्विजिशन कॉस्ट, जो भी प्रॉफिट हुआ है फिर रिकवर, देन आफ्टर प्रॉफिट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड.
Now, verification of advances against life insurance company, LIC, life insurance company against life insurance policies, life insurance policies. तो पहले तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को है, तो भाई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बैंक के नाम पे ही ना, और रजिस्टर्ड विद इंश्योरर ही है ना। फिर प्रीमियम वन पॉलिसी, अब ये क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ एडवांसेस अगेंस्ट LIC। मतलब इसमें क्या, LIC पॉलिसी कस्टमर अपन को देके चला जाता है और उसके ऊपर वो पॉलिसी लेता है, उसके ऊपर वो पैसा देता है, पैसा लेता है, बैंक उसको देती है, तो अपने पास पॉलिसी आ जाती है। जो दूसरे बंदे की अपने पास पॉलिसी आ जाती है, तो पहले देखने का कि असाइन टू बैंक है कि नहीं, जो भी पॉलिसी है वो असाइन की गई है कि नहीं बैंक को, वो देखो। रजिस्टर्ड विद इंश्योरेंस, जो भी पॉलिसी है वो इंश्योरर के पास तो रजिस्टर्ड है ना, ऐसा नहीं कि भाई फेक डॉक्यूमेंट्स, तो वो देख लेने का। फिर प्रीमियम ऑन पॉलिसी पे किया गया नहीं, जो भी प्रीमियम है वो पे किया गया है कि नहीं वो चेक करना है। फिर सर्टिफिकेट रिगार्डिंग द सरेंडर वैल्यू, जो भी सरेंडर वैल्यू है उसका सर्टिफिकेट अपन को ऑब्टेन करना है। इफ सरेंडर वैल्यू सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ प्रीमियम, तो उसको प्रीमियम भरा है कि नहीं। तो इजी पॉइंट है, अपन अपन को मिला है कि नहीं, रजिस्टर्ड विद इंश्योरेंस है कि नहीं, प्रीमियम ऑन पॉलिसी पेड, जो भी प्रीमियम है वो पॉलिसी होल्डर ने पे किया है कि नहीं, और सर्टिफिकेट रिगार्डिंग सरेंडर वैल्यू अपन को ऑब्टेन करना है। एंड इफ सरेंडर वैल्यू इज सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ प्रीमियम, तो उसको प्रीमियम भरने को बोलो, प्रीमियम डिडक्ट करने को बोलो। Now, verification of advances against the goods, against the goods. तो सिड वेरिफिकेशन ऑफ एडवांसेस अगेंस्ट द गुड। तो अपने पास गुड्स पड़े हैं, तो सैंक्शनिंग, एग्जामिन द सैंक्शन लेटर एंड लोन डॉक्यूमेंट्स, वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक डॉक्यूमेंट्स, सैंक्शनिंग स्टॉक स्टेटमेंट्स एंड स्टॉक ऑडिट। सैंक्शनिंग, एग्जामिन द सैंक्शनिंग the examination of examine the sanction letter and the loan documents for verification of stock statements, इसमें quantity और value देख लो, stock audit करो, review and see adverse comments। फिर inspection करो, periodically should be inspected to verify quantity, insurance, stock should be appropriately insured and documents of title should be endorsed in favor of bank। SID sanctioning, verification of stock statements, stock audit, IC inspection, IC insurance and these documents of life, documents of title, life कहाँ। तो ऐसे सैंक्शनिंग, सैंक्शन लेटर और लोन डॉक्यूमेंट्स देख लो, वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट, क्वांटिटी एंड वैल्यू देख लो, स्टॉक ऑडिट, रिव्यू एंड कैन सी एडवर्स कमेंट्स, इंस्पेक्शन, पीरियडिकली इंस्पेक्टेड टू वेरीफाई क्वांटिटी एंड इंश्योरेंस, स्टॉक शुड बी appropriately insured and the documents of title should be endorsed in the favor of bank। वेरिफिकेशन ऑफ अदर असेट्स, वेरिफिकेशन ऑफ अदर असेट्स में कैश बैलेंसेस, आरबीआई और वो सब है। चलो कैश का देखते हैं, कैश का कुछ होगा नहीं। फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, कैश बैलेंस टैली विद कैश रजिस्टर एंड CBS ना, बैलेंसेस विद आरबीआई, बैलेंसेस विद आरबीआई को भी लेजर बैलेंसेस विद बैंक कंफर्मेशन, बैंक कंफर्मेशन सर्टिफिकेट, रिकंसिलिएशन सर्टिफिकेट, रिव्यू रिकंसिलिएशन सर्टिफिकेट, कैश ट्रांजैक्शंस रिमेनिंग अनरिस्पॉन्डेड, रेवेन्यू आइटम्स रिक्वायरिंग एडजस्टमेंट्स, अदर डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज responded for more than 15 days, money at call and short notice, proper authorization, general or specific wala, guidelines laid down by head office are complied with, verify the call loan certificates and call loan receipts, aggregate balances of money, should agree with the control accounts and examine the subsequent payments। प्रॉपर ऑथराइजेशन होना चाहिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। सो ओरिजिनल, हाँ, मनी एट कॉल एंड, नहीं ये ठीक है चलेगा, ये प्रॉपर ऑथराइजेशन, जनरल स्पेसिफिक है, गाइडलाइंस लेट डाउन बाय हेड ऑफिस, ठीक है। वेरीफाई कॉल लोन अकाउंट सर्टिफिकेट्स एंड कॉल लोन रिसिप्ट्स, एग्रीगेट बैलेंसेस, मनी एंड एग्जामिन द सबसिक्वेंट पेमेंट्स। नाउ इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट्स to be disclosed net of if debit, if debit other assets, if credit other liabilities, and provisions and subdivided should be in demand draft paid, interbranch remittances and head office account। Now origin and validity, interoffice origin and validity of old outstanding unmatched entries and seek its confirmation, reversal entries of possibility of irregular payments, cash in transits pending more than reasonable period, other than relating to interbranch transactions have been included in interbranch accounts and old or large outstanding interbranch accounts। तो पहले ओरिजिन एंड वैलिडिटी ऑफ ओल्ड आउटस्टैंडिंग अनमैच्ड एंट्रीज, भाई पुरानी कोई अनमैच्ड एंट्री पड़ी हुई है तो उसका कंफर्मेशन, भाई उसका कंफर्मेशन, उसका ओरिजिनेशन और उसकी वैलिडिटी देखो और उसका कंफर्मेशन लो। सो सीक ओरिजिन एंड वैलिडिटी ऑफ ओल्ड आउटस्टैंडिंग अनमैच्ड एंट्रीज एंड सीक कंफर्मेशन फॉर द सेम। रिवर्सल एंट्रीज, रिवर्सल एंट्रीज रिवर्सल एंट्रीज शुड बी चेक टू चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ इरेगुलर पेमेंट्स, अगर कोई इरेगुलर पेमेंट्स हुआ है तो उसकी पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए। फिर कैश इन ट्रांजिट,
पेंडिंग मोर देन रीजनेबल पीरियड अगर है तो कैश इन ट्रांजिट को भी चेक करना पड़ेगा। एंड अदर देन रिलेटिंग टू इंटरब्रांच ट्रांजेक्शन हैव बीन इंक्लूडेड इन इंटरब्रांच अकाउंट्स। अगर कोई ट्रांजेक्शन है जो अदर देन रिलेटिंग टू इंटरब्रांच ट्रांजेक्शन और वो इंटरब्रांच ट्रांजेक्शन में इंक्लूड कर दिया है तो उसको चेक कर। और ओल्ड और लार्ज एंट्रीज आउटस्टैंडिंग इन इंटरब्रांच अकाउंट्स, पुरानी एंट्रीज पड़ी हुई है तो उसको उसको चेक करना है। सो इंटर ऑफिस ब्रांच टू बी डिस्क्लोज नेट ऑफ। फिर अगर जो भी अपनी डेबिट द अदर असेट्स एंड क्रेडिट द अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, अगर origin and validity of old outstanding unmatched entries and seek confirmation for the same, reversal entries reversal entries which will state the possibility of irregular payments, cash in transit pending more than reasonable period अगर है तो। फिर other than relating to interbranch transactions have been included in interbranch accounts and all large entities outstanding in interbranch accounts। फिर non-banking assets acquired through status in non-banking assets acquired in satisfaction of claims other than monetary items, तो heading includes those immovable properties or tangible assets which bank has acquired in satisfaction of bank's due। फिर verify terms of settlement with party, order of court and award of arbitration, ownership of asset is legally vested, if dispute arises, creation of provision or contingent liability, and at the date of acquisition, net book value or NRV, whichever is less। So heading includes those immovable properties or intangible assets which bank has acquired in satisfaction of debts due, verify terms of settlement with party, order of court and award of arbitration, ownership of asset is legally vested, dispute arises तो creation of provision हुआ है कि नहीं, and date of acquisition, at the date of acquisition net book value or NRV, whichever is less। ये होगा वेरिफिकेशन ऑफ अदर असेट्स। ये जो सेवन वाला पॉइंट है ना उसका भी वीडियो रेडी है, वो भी मैं नीचे लिंक कर दूंगा तो उसके साथ ये खत्म हो जाएगा पूरा। सेवन्थ में पूरा उस वीडियो में कवर हो रहा है, सेवन्थ वाला पार्ट पूरा उसमें कवर है। सो थर्ड वाला मैंने बोला कि थर्ड वाला एक दूसरे वीडियो में कवर्ड है और ये सेवन्थ वाला एक दूसरे वीडियो में कवर्ड है, तो वो दो बाद में देख लेना। तो वो पूरा पोर्शन तेरा वो उस वीडियो में से कवर हो जाएगा। फिर वेरिफिकेशन ऑफ इम्पोर्टेंट रेशियोज, अब वेरिफिकेशन ऑफ इम्पोर्टेंट रेशियोज एसएलआर ही है, एसएलआर का ही मेन तो करना है, तो देख लेते हैं। अच्छा हम्म, चल एसएलआर, एसएलआर का इंट्रोडक्शन। एसएलआर क्या है? सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर 12 ऑड डेज इन डिफरेंट मंथ्स नॉट बीइंग फ्राइडे को चेक करेगा। सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर 12 दिन इन डिफरेंट मंथ्स नॉट बीइंग फ्राइडे उस दिन को जाके एसएलआर चेक करेगा। वेरीफाइड डिटेल एंड प्रिस्क्राइब परसेंटेज ऑफ लिक्विड एसेट्स। CSA 12 odd days in different months not being Friday, verify detail and prescribes percentage of the liquid assets, audit approach and procedures। audit approach and procedures क्या क्या है इसमें? अंडरस्टैंड द सर्कुलर्स, अंडरस्टैंड द सर्कुलर्स, अंडरस्टैंड द सर्कुलर्स, जो भी सर्कुलर्स नए नए आरबीआई निकालती है उसको अंडरस्टैंड करो। फिर ब्रांच ऑडिटर्स रिक्वेस्ट टू वेरीफाई ट्रायल बैलेंस एंड ट्रायल बैलेंस एंड कैश बुक, तो ब्रांच ऑडिटर्स को रिक्वेस्ट किया जाएगा कि भाई तुम कैश बुक और ट्रायल बैलेंस मुझे टैली करके दो। फिर चेक द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ डीटीएल एंड पोजीशन, चेक द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ डीटीएल एंड पोजीशन, जो भी डीटीएल और डीटीएल की पोजीशन है वो चेक करनी है। कंपोजिशन ऑफ डीटीएल, composition of detail, and if interest is accrued but not accounted, including the composition, number of unaudited branches rely on the returns from those branches। तो पहले तो अंडरस्टैंड द सर्कुलर्स, फिर ब्रांच ऑडिटर्स रिक्वेस्ट टू वेरीफाई ट्रायल बैलेंस इन कैश, चेक द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ डीटीएल पोजीशन, जो भी कंसोलिडेशन है डीटीएल पोजीशन की। डीटीएल क्या है? नीचे डीटीएल, ऊपर डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। तो चेक द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, तो ऊपर अपन ने देखा वेरीफाई डीटीएल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज इन प्रिस्क्राइब परसेंटेज। अंडरस्टैंड द सर्कुलर्स, ब्रांच ऑडिटर्स रिक्वेस्ट टू वेरीफाई trial balance in cash, check the process of consolidation of DTL, so demand and time liabilities position, composition of DTL, then interest accrued but not accounted including the composition। अगर interest accrue हो गया बट अकाउंट नहीं किया तो उसको उस कंपोजिशन में लेके जाओ। फिर नंबर ऑफ अनऑडिटेड ब्रांचेस रिलाई ऑन द रिटर्न्स फ्रॉम दोस ब्रांचेस, अगर बहुत सारे अनऑडिटेड ब्रांचेस है तो जो भी रिटर्न्स रिटर्न्स वो ब्रांचेस दे रहे हैं तो उस पर रिलाई कर लेना ना। आइटम्स टू बी एक्सक्लूडेड, आइटम्स टू बी इंक्लूडेड अभी नहीं पढ़ रहे हैं वो,
चलेगा। नाउ कॉन्करेंट ऑडिट मतलब चलती रहती है जो ऑडिट, वो वाली ऑडिट। तो पहले इंट्रोडक्शन क्या है? क्वांटम शॉर्ट ड्यूरेशन में होती रहती है। सब्सटेंटिव चेकिंग होती है, अर्ली वार्निंग सिस्टम है। नाउ टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज कवर्ड में क्या क्या है? कैश, इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट, एडवांसेस, फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज ही मेन है, तो फॉरेन एक्सचेंज के पॉइंट्स फटाफट देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट फॉरेन एक्सचेंज में क्या है? लेटर्स ऑफ क्रेडिट है। सो पहला पॉइंट लेटर्स ऑफ क्रेडिट, adherence with RBI guidelines, RBI guidelines within the dealing room operations and the accounting of inward and outward remittances. So, letter of credit, check foreign bills negotiated in the letter of credit, check the foreign bills, check the adherence with the RBI guidelines in the dealing room operations, check the accounting of inward and outward remittances, check the accounting of inward and outward remittances. So, पहला check the letter of credit, फिर check the adherence with RBI guidelines in dealing room operations, check the accounting of inward and outward remittances. फिर फॉरेन एक्सचेंज FCNR वाला आ गया। तो फॉरेन एक्सचेंज FCNR अकाउंट, अदर एनआरओ अकाउंट, FCNR अकाउंट और अदर एनआरओ अकाउंट को चेक करो। एंड एक्सटेंशन एंड कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर ड्यूली ऑथराइज। एक्सटेंशन और कैंसिलेशन अगर करवा रहे हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का, तो वो ड्यूली ऑथराइज हो रहा है कि नहीं। तो FCNR अकाउंट, अदर एनआरओ अकाउंट, उसको चेक करो। Check the FCNR account and other NRO accounts and check extension and cancellation of forward contracts and whether they are duly authorized or not. Then check the Nostro accounts that whether they are within the limits and the reconciliation between Nostro and Vostro account. So easy point है, letter of credit check the letter of credit. फिर other check the adherence with RBI guidelines, check the accounting of inward and outward remittances. FCNR account and other NRO account, फिर extension and cancellation of forward contracts are duly authorized. Nostro account within limits, reconciliation between Nostro and Vostro account. फिर हाउसकीपिंग वाली है, ठीक है चलेगा वो। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट ओन स्टाफ को भी कर सकता है। वो एक्सपीरियंस, नॉलेज, ट्रेन, इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रांच होना चाहिए। एक्सटर्नल पर्सन को कर सकता है। टेन्योर नॉट मोर देन 5 years, सिंगल ब्रांच टेन्योर 3 years, ओनली एनी ओमिशन और कमीशन कंप्लेन टू RBI एंड ICI। रिपोर्टिंग सिस्टम, इट शुड बी a structure format, zone wise reporting होनी चाहिए बिफोर zone wise reporting होनी चाहिए। सबमिट टू ऑडिट कमिटी बोर्ड बिफोर सबमिशन, डिस्कस विद ब्रांच मैनेजर। Minor irregularities resolve in timely manner, serious irregularities report to controlling authorities। अगर कोई fraudulent activities है तो इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट को बोलो, CVO चीफ विजिलेंस ऑफिसर एंड ब्रांच मैनेजर को बोलो एंड फॉलो अप एक्शन ले लो। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मेट जोन वाइज और रिपोर्टिंग होना चाहिए बिफोर सबमिशन। ब्रांच मैनेजर से डिस्कस कर लो, माइनर इरेगुलरिटीज है तो रिजॉल्व इन टाइमली मैनर, सीरियस इरेगुलरिटीज है तो रिपोर्ट टू कंट्रोलिंग अथॉरिटीज एंड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, इंस्पेक्शन ऑन ऑडिट डिपार्टमेंट, चीफ विजिलेंस ऑफिसर और ब्रांच मैनेजर को करो, और फिर लास्ट में फॉलो अप एक्शन। एंड विद दिस द ह्यूज चैप्टर, द महा चैप्टर ऑडिट ऑफ बैंक्स इज कंप्लीटेड।